तख्ते ताउस पर बैठे बादशाह की तनी भौहें बताती थीं कि किसी की शामत आने वाली है। हिंदुस्तान की रियाया औरंगजेब का गुस्सा कई बार देख चुकी थी। ये वही औरंगजेब थे जिनके एक फरमान से दिल्ली में संगीत सुनाई देना बंद हो गया था। साजिंदे गाजो बाजों को दफनाने पर मजबूर हो गए थे। बादशाह ने जब सुना तो कहा कि दफना रहे हो तो कब्र जरा गहरी खोदना। ऐसे बादशाह के सामने उस रोज 2 सिर झुके हुए थे। दिल्ली में यह मंजर नया तो नहीं था। जान की भीख मांगने के लिए औरंगजेब के सामने कई सर झुके थे और अधिकतर को गर्दन से विदा भी होना पड़ा था। उस रोज हालांकि झुके हुए सिर 2 गोरों के थे, 2 अंग्रेज ऑफिसर। ये 17वीं सदी के आखिरी सालों की बात थी। अंग्रेजों का सूरज अभी उगना बाकी था और उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हज को निकला एक मुगल जहाज लूट लिया गया था और माल लूट जाना बड़ी बात नहीं थी। लुटेरों ने बस इतनी हिमाकत कर दी कि औरंगजेब की एक रिश्तेदार महिला के साथ बदसलूकी कर दी। बस फिर क्या था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह का वो कहर देखा कि कंपनी के चूल्हे हिल गईं। कौन था वो समुद्री लुटेरा जिसने औरंगजेब का जहाज लूटने की हिमाकत की? क्या हश्र हुआ इसके बाद अंग्रेजों का? जानेंगे कहानी इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। कहानी शुरू होती है औरंगजेब के दादा से। कहानी फेमस है कि शराब के शौकीन जहांगीर ने एक अंग्रेज ऑफिसर थॉमस रो को भारत में कंपनी खोलने की इजाजत दे दी। ब्रिटिशर्स इस समय भारत में नए थे, जबकि वास्को डी गामा की बदौलत 15वीं सदी से पुर्तगाली भारत में बिजनेस कर रहे थे। पुर्तगालियों के साथ मुगलों का समझौता भी था। इसलिए पहला सवाल तो यही कि मुगलों ने फिर अंग्रेजों को धंधे की इजाजत क्यों दी। सीन यह है कि मुगलों और पुर्तगालियों की इक्वेशन बिगड़ी साल 1613 में। अकबर की माँ और जहांगीर की दादी हामिदा बेगम का एक जहाज हुआ करता था रहीमी, और इसमें मुगल जनता हज को जाती थी और ये जहाज सूरत से जद्दा को रवाना हुआ करता था, उस रूट पे चलता था। हुआ ये कि 1613 में पुर्तगालियों ने इस जहाज पर कब्जा किया। 700 यात्री और जहाज में लदा सामान जिसे अरब में बेचा जाता था, ये सब पुर्तगालियों ने कब्जे में लिया और यहाँ से मुगलों और पुर्तगालियों के रिश्ते बिगड़े। और इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस रो ने अपने लिए सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत ले ली। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत और फिर बॉम्बे में अपना धंधा सेट किया। सब कुछ ठीक भी चल रहा था और जहांगीर के बाद शाहजहां के टाइम तक मुगलों और अंग्रेजों की इक्वेशन ठीक बनी रही। लेकिन फिर आया दौर औरंगजेब का। सन 1695 की बात है, सितंबर का महीना था। एक रोज औरंगजेब जब आराम फरमा रहे थे, एक खादिम दौड़ता हुआ आया बुरी खबर लेकर। एक मुगल जहाज को लूटा गया था और लुटेरे आज के हिसाब से 900 करोड़ रुपए लूट कर ले गए थे। इतना ही नहीं, सैकड़ों हज यात्रियों खासकर महिलाओं के साथ असॉल्ट हुआ था, कई की हत्या कर दी गई थी। और ये सुनकर औरंगजेब का पारा आसमान को चढ़ गया कि किसकी हिम्मत हुई। सवाल के जवाब में एक नाम मिला, हेनरी एवरी। कौन था ये हेनरी एवरी? प्ले स्टेशन वाली ऑडियंस इस नाम से वाकिफ है। अनचार्टेड नाम का एक बड़ा ही मशहूर वीडियो गेम है जिसमें आपको खजाने की खोज करनी होती है। अनचार्टेड सीरीज के चौथे गेम अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड में जो खजाना आपको ढूंढना होता है वो हेनरी एवरी का ही होता है। कहते हैं गंज सवाई लूटने के बाद हेनरी एवरी गायब हो गया। उसका छुपाया खजाना कहाँ गया किसी को खबर नहीं लगी। साल 2021 तक इस खजाने के कुछ सिक्के अमेरिका में पाए गए। हेनरी एवरी की कहानी शुरू होती है लेकिन इंग्लैंड से। ब्रिटिश रॉयल नेवी में काम करने के बाद उसने कुछ वक्त गुलामों के व्यापार में मुनाफा कमाने में बिताया और बाद में एक मरीन ट्रेड फ्लीट का हिस्सा बन गया। समुद्री लुटेरों के फहरिस्त में हेनरी एवरी सबसे चर्चित नामों में क्यों है, वो लुटेरा कैसा बना, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि साल 1694 में एवरी को वेस्ट इंडीज के अभियान पर निकलना था एक जहाज पर। स्पेन पहुंचने पर दस्तावेजों में कुछ दिक्कत के चलते फ्लीट को रोका गया और यहाँ एवरी ने मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और फ्लीट का एक जहाज चोरी कर भाग गया। अब इस क्रू में 85 लोग थे जिन सब ने फैसला किया कि अब वो समुद्री लुटेरे बन जाएंगे, पायरेट्स। अपने शिप को एवरी ने द फैंसी नाम दिया और रुख किया हिंद महासागर का, इंडियन ओशन। अब हिंदुस्तान में मुगलों का राज था, धन दौलत के भंडार थे। इसलिए हेनरी की थ्योरी थी कि अगर हिंदुस्तान का एक भी जहाज हाथ लगता है तो वारे न्यारे हो जाएंगे।
यमन के पास लाल सागर में एक द्वीप को अपना ठिकाना बनाया उसने और यहीं इंतजार करने लगा। और इस जगह को चुनने के पीछे उसका एक खास मकसद भी था। ये रास्ता सूरत से हज पर निकलने वाले जहाज़ों का था। मक्का जाते हुए जहाज़ यात्रियों को लेकर चलता और बेचने के लिए सामान भी ले जाता। अधिकतर जहाज़ वापसी की यात्रा में लूट लिए जाते थे क्योंकि उनमें सामान बेचकर कमाए सोने के सिक्के भरे होते थे। हज पर जाने वाले जहाज़ों में सबसे बड़ा नाम था गंज सवाई। 1600 टन भारी था, 80 तोपों से लैस। गंज सवाई औरंगजेब की परदादी का जहाज था जिसे लूटने की कोई तब सोचता तक नहीं था। अब ये खुराफाती सोच 1695 में हेनरी एवरी के मन में घर कर गई और महज कुछ ही सालों में उसने 6 जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार किया जिसमें फैंसी के अलावा डॉल्फिन नाम का जहाज़ था, एमिटी था, पर्ल था, सुजैना और पोर्ट्समाउथ एडवेंचर नाम का भी एक जहाज़ था। ये सभी जहाज़ एक द्वीप के पास गंज सवाई का इंतज़ार कर रहे थे और रात के अंधेरे में उनसे मुगल बेड़ा हो गया मिस। इसलिए सुबह होते ही वो पूरी रफ्तार के साथ मुगल जहाज़ों के पीछे लग गए। मुगल बेड़े में गंज सवाई के अलावा फतेह मोहम्मद नाम का भी एक जहाज़ था। एवरी के 3 जहाज़ों ने पहले उस पर हमला किया। उस पर कब्जा करने के बाद वो गंज सवाई के पीछे लगे। गंज सवाई सूरत से 8 दिन की दूरी पर था। हेनरी ने शिप पर हमला किया तभी और जवाब में गोलीबारी भी हुई। लड़ाई के दौरान गंज सवाई में आग लग गई और मुगल इतिहासकार मोहम्मद हासिम कफ़ी खान इस हमले के बारे में बताते भी हैं। हमले के कुछ ही वक्त बाद लुटेरों ने शिप पर कब्जा कर लिया। जहाज़ में बहुत सारा सोना और चांदी था जिससे लुटेरों ने अपने जहाज़ में डालने की कोशिश की, लेकिन सोना इतना था कि जहाज़ का वज़न ज़्यादा होने लगा। लिहाजा वो लोग गंज सवाई को समंदर के किनारे ले गए जहाँ उनकी एक बस्ती थी। 1 हफ्ते तक उन्होंने जहाज़ को वहीं रखा और इस दौरान उन्होंने जवान और बूढ़ी महिलाओं के साथ असॉल्ट किया, उनके कपड़े फाड़े। कई औरतों ने खुद को बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। अंत में सारा माल लूटने के बाद उन्होंने जहाज़ को अपने हाल पर छोड़ दिया। कई जगह ये भी जिक्र आता है कि शिप में मौजूद एक महिला जो औरंगजेब की रिश्तेदार थी उसके साथ भी बदसलूकी हुई। बहरहाल मुगल फौजी जहाज़ों ने गंज सवाई को ढूंढा और उसे सूरत वापस ले गए और बाद में खबर औरंगजेब तक तो पहुंच नहीं थी। तुरंत बादशाह सलामत का एक फरमान सूरत पहुंचता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत फैक्ट्री के तमाम ऑफिसर गिरफ्तार कर लिए जाएं और बॉम्बे फैक्ट्री पर भी ताला लगा दिया जाए। यह फरमान था, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने औरंगजेब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। इतिहासकार कफ़ी खान के मुताबिक बॉम्बे के गवर्नर ने अपनी सफाई में कहा कि लुटेरे अंग्रेज़ हैं लेकिन उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं। बकौल कफ़ी खान ये बात सच भी थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी भी मासूम नहीं थे। अंग्रेज़ों को बॉम्बे से महज 2-3 लाख की कमाई होती थी, जबकि हर साल 2 साल में कोई ना कोई मुगल जहाज़ लुटेरों के हाथ लगता और उसमें से करोड़ों की रकम लूट ली जाती। और इसका मतलब अंग्रेज़ों की कमाई का मुख्य जरिया बिजनेस नहीं था, लूट था। औरंगजेब का गुस्सा शांत न होते देख अंत में कंपनी ने वादा किया कि लूट की रकम वो खुद देंगे। इतना ही नहीं, लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने एवरी के सिर पर इनाम रखा और उसकी खोज में सिपाही भी दौड़ाए। तब जाकर अंत में औरंगजेब का गुस्सा शांत हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी तरह खुद को बचा लिया। एवरी का क्या हुआ? गंज सवाई लूटने के बाद एवरी कहाँ गया, इसे लेकर कई अफवाहें चलती हैं। उसने कुछ साथी अटलांटिक महासागर में छोड़ दिए, वहाँ पकड़ लिया गया उनको। कई को लंदन में धरा गया जिन्हें फांसी हुई, लेकिन एवरी खुद कभी नहीं पकड़ा गया। कई साल बाद लंदन में एक दस्तावेज छपा जिसे लेकर दावा किया गया था कि यह एवरी ने ही लिखा है। उसमें बताया गया कि एवरी ने एक वीरान द्वीप पर लुटेरों का एक देश बना लिया है जिसका वो खुद राजा है। ऐसी कई और कहानियां भी हैं, हालांकि कोई भी प्रमाणित नहीं। हेनरी एवरी कहाँ गया, मुगलों के खजाने का कहाँ हुआ, ये सारे सवाल किंवदंतियों का हिस्सा बनते गए। इसी के साथ कहानी को अंजाम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। मैं निखिल हूँ। इस कहानी को आपके लिए लिखा आपके साथी, हमारे साथी कमल ने और रिकॉर्ड किया अभिषेक ने। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा खबरगांव को।